हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज हम चलते हैं इस चैप्टर के अगले हिस्से में। इसके पहले हमने समझा कि विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने समझ लिया। अब बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है और इसकी सांद्रता को किन किन विधियों से व्यक्त करते हैं। तो वही आज हमने हेडिंग डाली है आप लोगों को, और इस पूरे लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के विधियों को अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के इस हिस्से में, कि सांद्रता को कौन कौन सी विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, और इसके साथ साथ में आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी समझाते चलेंगे, कि ताकि आप लोग समझ जाएं। कुछ बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं आप लोगों के। ठीक छात्रों, यदि हमारे पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो चलिए छात्रों, अब चलते हैं इस हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो सांद्रता क्या होती है छात्रों? प्रश्न ये मन में बनता है। सांद्रता किसी भी विलेय पदार्थ की विलयन के परिप्रेक्ष्य में या विलायक के परिप्रेक्ष्य में किस रेशियो या किस अनुपात में मिला होता है को व्यक्त करने का एक तरीका होता है। समझ गए छात्रों? यानी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने का तरीका क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। इसके कई तरीके हैं, तो हम पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज तरीके में। छात्रों, प्रतिशत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जानते ही, परसेंटेज। प्रतिशत अर्थात बहुत चीजें विलेय की मात्रा को विलयन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उनमें से कई चीजें हम संक्षेप में चलेंगे छात्रों, और आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर पहला है, इसके अंतर्गत प्रतिशतता के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे मास परसेंटेज, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत छात्रों, इसको कभी कभी द्रव्यमान टू द्रव्यमान प्रतिशत भी बोला जाता है, और इसे शॉर्टकट में W/W परसेंटेज के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। वेट टू वेट, यानी वेट को यहाँ मास के परिप्रेक्ष्य में समझा गया है। ठीक छात्रों, तो द्रव्यमान टू द्रव्यमान प्रतिशत भी कभी कभी बोला जाता है, या द्रव्यमान प्रतिशत भी से बोला जाता है। ये होता क्या है, इसको समझें छात्रों। 100 ग्राम विलयन में विलेय की कितने ग्राम घुले हुए हैं, यह इसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। और इसका मेन है, फार्मूले पर ध्यान दें। फार्मूले का में इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रख लें, विलेय का द्रव्यमान समझने किसमें, ग्राम में। अगर ग्राम में रखना चाहते हो तो ग्राम में रख सकते हो, किलोग्राम में किलोग्राम में भी हो सकता है, लेकिन आप लोग द्रव्यमान ग्राम में समझने की कोशिश करें, ज़्यादा वैसी बात नहीं है। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में ऊपर है तो गुणे 100। तो ये तुम्हारा हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। समझ भाई छात्रों, अगर हम कोई बात कर लेते हैं, जैसे कोई लिखा है कि मान लीजिए इन्होंने हमको क्वेश्चन दिया कि 10 ग्राम वेट टू वेट ग्लूकोज, यानी सुक्रोज या चीनी रख लेते हैं, चीनी जल में घुली है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा छात्रों? इसका मतलब है वेट टू वेट लिखा है, अर्थात 10 ग्राम चीनी किसमें घुली है, क्योंकि विलयन है। विलयन तो जल, और विलयन में क्या होता है, विलयन में विलेय विलायक दोनों चीज होते हैं, हमने पढ़ाया था पिछली बार। अर्थात इसका मतलब संक्षेप में हो जाएगा कि 90 ग्राम जल में क्या है, 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम जल में घुली हुई है। अगर पूछ दिया जाए 10 ग्राम चीनी 90 ग्राम जल में घुली हुई है, तो वेट द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहलाएगा? 10% कहलाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर यही प्रश्न अगर पूछ दिया जाता
तो सिंपली हम क्या करते, प्रतिशत में वही तरीका डालते। विलेय का द्रव्यमान अर्थात ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है, प्लस बटे विलयन का द्रव्यमान क्या है। विलयन का द्रव्यमान में क्या हो जाता है, विलेय का द्रव्यमान अर्थात चीनी का द्रव्यमान, जो चीनी का द्रव्यमान दिया है, प्लस जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान 90 है, अब गुणे 100। तो आप जब करते तो क्या हो जाता, 10 तो 100 गुणे 100 बराबर 10%, तो वही चीज़ आ जाती है अगर ये दिया होता शॉर्टकट में। ठीक है छात्रों, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि विलयन के 100 ग्राम में या विलयन के 100 किलोग्राम में विलेय के कितने किलोग्राम घुले हुए हैं। ठीक, समझ गए। तो प्रतिशतता सदैव 100 में निकलती है, 100 के परफेक्ट में निकलती है। अगर ग्राम में है तो दोनों ग्राम में लिखे जाएंगे, किलोग्राम में है तो दोनों किलोग्राम में होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशतता। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आयतन प्रतिशत या आयतन टू आयतन प्रतिशत भी से बोला जाता है। आयतन, इसे वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है। और इसका मतलब हुआ कि 100 ml विलयन में, आयतन टू आयतन 100 ml विलयन में विलेय कितने ml घुला हुआ है, ये उसकी विलयन की परसेंटेज कहलाएगा। अगर विलयन और विलायक दोनों ml में है, या अगर लीटर में है तो 100 लीटर विलयन में विलेय का कितना लीटर घुला हुआ है, तो ये इसका विलयन का। इसका एक फार्मूला सीधे मन में रखिए, वही चीज को ध्यान रखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन फिलहाल अगर ml में ही रख लो तो ml में ही रखिए इसे, बटे विलयन का आयतन गुणे 100, ये फार्मूला है इसका। बस इस फार्मूले को नोट करने की कोशिश करें, बाकी ज़्यादा समझने की जरूरत है। अगर जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि 10 ml इथेनॉल 100 ml या 90 ml रख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। 100 या 90 ml रख लो तो ज़्यादा शॉर्ट करने समझ आ जाओगे। ml जल में घुला है तो कितना प्रतिशत इथेनॉल जल में है। तो सेम है छात्रों, अगर यहाँ समझने की कोशिश करिए। देखिए विलेय का आयतन, अगर इसी परपेच हम ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर प्रतिशतता निकालनी होगी इसके परपेच में वॉल्यूम टू वॉल्यूम प्रतिशतता परसेंटेज निकालोगे तो विलेय का आयतन कितना हुआ है, 10 ml दिया हुआ है। विलयन का आयतन निकालने के लिए इसका आयतन और इसके आयतन दोनों को आयतन जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो दोनों को जब जोड़ दोगे तो वही जैसे पहले था सेम यहाँ पर हो जाएगा, और गुणे 100 कर लोगे तो बराबर आपका वही 10% निकल आएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरीके से आयतन टू आयतन प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ml विलयन के आयतन में कितने ml विलेय पदार्थ घुला हुआ है, तो इसे हम आयतन प्रतिशत कहेंगे, या आयतन टू आयतन प्रतिशत भी इसे बोला जाता है। तो ये छात्रों हो गया। अब नेक्स्ट प्रकार का होता है, उसे समझ लीजिए, इसे मिटाते हैं। तीसरा प्रकार का छात्रों होता है प्रतिशतता में क्या, द्रव्यमान टू आयतन प्रतिशत। इसका मतलब होता है वेट टू वॉल्यूम या मास टू वॉल्यूम, ठीक, प्रतिशत। और इसका भी फार्मूला सीधे फार्मूला समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये होता है कि 100 ml विलयन में विलेय कितने ग्राम घुला हुआ है। यदि किलोग्राम में बात करेंगे या लीटर में है तो 100 लीटर विलयन में कितने किलोग्राम क्या विलेय घुला हुआ है। तो यहां इसका एक फार्मूला सीधे ये नोट करने की ज्यादा कोशिश करें, विलेय का द्रव्यमान, इसमें अगर ग्राम में रखना चाहते हो तो ग्राम में रखो,
बटे विलयन का आयतन किसमें, अगर वो ग्राम में है तो ये ml में रहेगा, अगर वो किलोग्राम में होता तो ये लीटर में हो जाता, गुणे 100। इस आधार पर किसी भी प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज अगर हमको एक उदाहरण दे दिया जाए कि हमने 10 ग्राम चीनी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे देते हैं, जैसे या 15 ग्राम चीनी को 100 ml जल में, या हम चलो 100 के स्थान ये 200 ml कर लेते हैं, 200 ml ज़्यादा बेटर, 2 घोला गया है तो चीनी की प्रतिशतता क्या है, चीनी की विलयन में प्रतिशतता क्या है, प्रतिशतता क्या है, या परसेंटेज क्या है। छात्रों एक चीज ध्यान रखिए, 100 ग्राम चीनी जब 200 ग्राम जल में घोली जाए, जरूरी नहीं विलयन आपका 200 ml ही रहे, कुछ अंतर हो जाएगा तो कुछ बढ़ सकता है, विलयन टोटल रिजल्टेंट विलयन बढ़ जाएगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम ही होगा। इसलिए हम यहाँ जल के आयतन को ही विलयन का आयतन मान लेंगे, क्योंकि ये लगभग बहुत कम ही होगा। अगर मेजर किया जाएगा तब हम कह सकते हैं कि इतने में इतने ग्राम होगा। ठीक, तो वही विलय का द्रव्यमान कितने ग्राम दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम इसको WV परसेंटेज निकाल लें यहाँ शॉर्टकट में, तो 15 बटे 200 ml फिलहाल ये चीज़ विलयन के परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि 15 ग्राम चीनी जब आप डालोगे इसमें तो इसका आयतन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बहुत थोड़ा ही अंतर होगा, हो सकता है वो 205 ग्राम हो जाए टोटल आयतन बढ़ करके, लेकिन हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 205 ही होगा। तो इसलिए हम जल के विलयन के परिप्रेक्ष्य में ही निकाल ले रहे हैं, जल यानी विलायक के ही आयतन को विलयन का आयतन मान लेते हैं। ठीक, और गुणे सो ऐसे ही मान लिया जाएगा। अगर कैलकुलेट निकाला जाए, मेजर किया जाए तो वो ज़्यादा मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको हम जब भाग दे देंगे तो इस तरीके से 2 हो जाएगा, तो ये 7.5% अर्थात लगभग 7.5% यानी इसका परसेंटेज होगा जो इस तरह से निकलेगा। तो इसका मतलब है कि विलयन 100%, अगर 200 ग्राम यानी 200 ग्राम में ये इतना मिला, हो सकता है ये बढ़ जाए और थोड़ा बढ़ने के पश्चात 205 भी हो सकता है। 205 अगर ग्राम होता तो उसके परसेंट में करोगे थोड़ा 7% रियलिटी में 7.5 से थोड़ा कम ही होगा, हो सकता है 7.2 हो रियल परसेंटेज, लेकिन वो तभी निकाल सकते हो जो आप कभी विलयन का आयतन एग्जैक्ट निकाल पाओ। लेकिन अगर नहीं दिया होता है तो हम इसे इसी तरीके से ही कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक छात्रों, तो चलिए ये तुम्हारा हो गया प्रतिशतता के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम मोलरिटी के बारे में, फिर मोलैलिटी के बारे में, फिर मोल प्रभाज के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में, बहुत चीज़ें हैं, आगे हम सब चीज़ों को बात करेंगे। चलिए इसको मिलाते हैं, नेक्स्ट चीज़ बताते हैं। अब दूसरी बात करते हैं छात्रों, दूसरी विधि क्या होती है, मोलरता मान लो, मोलरता, इसे बोलते हैं मोलैरिटी। और इसे व्यक्त किससे किया जाता है छात्रों, इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। इसको क्या है, अगर हम यहीं पर दिखा दें तो इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। अब मोलैलिटी को यानी मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मोलरिटी होती क्या है। छात्रों इसको हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करें। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा मोलरता का, मोलरता बराबर यानी कैपिटल M इसे व्यक्त कर सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में,
लीटर में। अगर इसको तोड़ा जाएगा छात्रों तो इसको तोड़ भी सकते हो आसानी से। विलेय की मोलर संख्या क्या होती है? विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर मास। तो हम इसे संक्षेप में लिख सकते हैं। इसको अगर तोड़ो मोल कैसे निकाले जाते हैं तो उसका सूत्र होता है, अगर विलेय के परिप्रेक्ष्य में विलेय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? ग्राम में बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान या इसे मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। मोलर मास द्रव्यमान, इसे मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है। विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या अणुभार, इसे और दूसरी चार विलेय का आणविक द्रव्यमान को अणुभार भी कहा जाता है। बटे अगर विलयन का आयतन ml में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ उसको डिवाइड कर दीजिएगा। विलयन का आयतन इसे भी वही से कर लीजिए। अगर ml में है तो 100 से इसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अगर इसको सूत्र निकाल लीजिए। विलेय का द्रव्यमान अगर हम मान लो स्मॉल w से व्यक्त कर लेते हैं और इसको क्या हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। विलेय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल m से विलेय का आयतन अगर ये है, ये किस में होना चाहिए? ml में और बटे 1000। तो और फार्मूला क्या निकल जाएगा? W ये नीचे आ जाएगा, स्मॉल m नीचे आ जाएगा और ये V यहाँ हो जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारी मोलरता का सूत्र बन जाएगा। ये मोलरता का सूत्र हो जाएगा। जहां ये विलेय का द्रव्यमान है, क्या है? विलेय का द्रव्यमान है। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m तुम्हारा विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या अणुभार है। v क्या है तुम्हारा? विलयन का आयतन किसमें है? ml में है, जो हमने यहाँ लिखा था ml में, वही आयतन है और 1000 से भाग दे दोगे। अगर ये फार्मूला सीधे याद रखो, ये वाला, तो ज़्यादा बेटर आप लोगों छात्रों के लिए रहेगा। विलेय की मोलर संख्या, विलयन का आयतन लीटर में। अगर आयतन लीटर में कर लो, ml में दिया है तो उसे लीटर में डिवाइड कर सकते हो 1000 से भाग दे करके। विलेय का मोलर संख्या कैसे निकाली जाती है? विलेय के द्रव्यमान को हम विलेय के अणुभार से भाग दे देंगे। और कभी कभी इसे विलेय का द्रव्यमान के साथ विलेय का भार भी लिखा जाता है। विलेय का भार बटे अणुभार इसे बोल दिया जाता है और इसे कभी कभी यहाँ पर अणुभार लिख दिया जाता है। ठीक, तो विलेय का भार बटे अणुभार भी अर्थात मोलों की संख्या के लिए ये ऐसे भी कभी कभी लिख दिया जाता है। मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाता है? शॉर्ट में बोल देते हैं विलेय का भार यानी ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये भी वर्ड बोला जाता है। ठीक, तो सेम चीज़ है, जो जैसे इधर यहाँ इतना पार्ट की वही चीज़ यहाँ पर हमने बता दी है। तो ये तुम्हारी हो गई मोलरता, जो मोलरता के परिप्रेक्ष्य में ये हमने इक्वेशन दिखाई है। इसको संक्षेप में बताने के लिए कोशिश की है छात्रों। तो इस तरीके से बहुत से प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी छात्रों, हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आराम से निकाल सकते हो। कोई पदार्थ दिया हो, जैसे मान लीजिए अगर सपोज हमने दे दिया, एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 10.6 ग्राम अगर क्वेश्चन दिया जाए, ग्राम Na2CO3 को 500 ml जल में, ये क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसे ml जल में, ये एग्जाम्पल है, घोला गया है तो Na2CO3 की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता
मोलरता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, ज्ञात कीजिए। बड़ा गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या बात है भाई। सिंपल है, कैसे मोलरता निकालोगे, वही फार्मूला डाल दीजिए या ये वाला फार्मूला डाल दीजिए। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, आप बहुत अच्छे तरीके लिखने के लिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब आप उसको हल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तरीका तो यही होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, विलेय का भार कितना, अर्थात स्मॉल w कितना है 10.6 ग्राम, आयतन कितना है v बराबर 100 m 500 ml, ये 100 ग्राम था, ये 500 ml। अणुभार ये दिया नहीं हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, Na2CO3 में सोडियम 23 है, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, प्लस कार्बन का 12, प्लस सोड़तियाँ 48 यहाँ पर हो जाएगा। तो 48 जब हो जाएगा तो ओवरऑल जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 106 आ जाएगा छात्रों। 8 2 10 और 6 106 और 10 106, ठीक 106। तो ये तुम्हारा मोलर मास हो गया। मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान या अणुभार समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, तो ये मोलर मास हो गया। तो ये फार्मूला आप इसमें डाल दीजिए, फटाक से बहुत जल्दी निकल आएगा। मोलर टी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसी में डायरेक्ट डाल दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 ग्राम 10.6 गुणे 1000 बटे ये गुणे 500, तो ये 2 बार चला जाएगा इसके परिप्रेक्ष्य में। यहाँ से ये 10 गुना है, ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात इसकी मोलरिटी जो आएगा 0.2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। समझ गए, 0.2 मोल प्रति लीटर, क्योंकि 10 बार चला जाएगा, 10 से भाग दे दिया जाएगा, 0.2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। इस तरीके से मोलरिटी हम किसी भी प्रश्न की या किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो हम आराम से उसे निकाल सकते हैं छात्रों। तो अब बात कर लेते हैं छात्रों मोलरता के परिप्रेक्ष्य में। चलिए अब बात करते हैं छात्रों मोललता, अंग्रेजी से मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं छात्रों, ठीक, वो कैपिटल M से मोलरता प्रदर्शित करती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है छात्रों, मोलरता मोलैलिटी में अंतर क्या है, वहां पर विलयन लीटर में था, अब यहाँ पर विलयन की बात नहीं होगी। विलय की मोलों की संख्या विलायक के 1 किलोग्राम में, यानी विलायक के 1 किलोग्राम में विलय के मोलों की कितनी संख्या घुली हुई है वो उसकी मोलरता कहलाती है। अर्थात फिर से संक्षेप में बोल देते हैं, विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसका क्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मोललता का, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इस तरीके से आप किसी को भी आराम से निकाल सकते हो। मोलों की संख्या के लिए वही बात है, मोल कैसे निकाले जाते हैं अभी हमने जिसके पहले बात किया है, यानी विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान जिसे बोला जाता है, या अणुभार, बात वही चीज है, सब चीजें, ठीक। आणविक द्रव्यमान, मोलर मास, अणुभार, ये सब एक ही चीज है, समझ लीजिए आप, ठीक। थोड़ा अंतर होता है न्यूमेरिकल तौर पर, मोलर मास के बराबर ही
आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार होता है। इसे ग्राम द्रव्यमान भी कहा जाता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान भी इसे बोला जाता है। चलिए उसे समझने की जरूरत नहीं, फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। अब विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में हो तो भाग दे सकते हो द्रव्यमान। अगर विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में दिया हुआ है, मान लीजिए ग्राम में दिया हुआ है, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से इसे भी आप भाग देकर के किलोग्राम में बदल लेंगे। तो इस तरीके से आप मोलरता निकाल सकते हो, किसी चीज़ की भी मोलरता निकाल सकते हो। सपोज एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा छात्रों, बहुत सिंपल है, वही फार्मूले डालेंगे। विलय की मोलों की संख्या हम अगर हल करते हैं तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इस तरीके से लिखा जाता है प्रश्नानुसार। लिखने का तरीका भी बता देते हैं आप लोग छात्रों, कैसे हल किया करो। तो ये हल जब आप करोगे वहाँ पर तो लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम। और विलायक यानी जल विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना हुआ दिया हुआ है, 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम से लिख देते हैं। अणुभार दिया नहीं हुआ है तो NaOH का अणुभार जो होता है या आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान, आणविक या अणुभार इसे बोला जाता है, द्रव्यमान कितना होता है, 23 इसका हो जाएगा, 16 ये और 1 या 17, यानी 23 + 17 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो आणविक द्रव्यमान इसका होता है 40। तो अब इसे इन वैल्यू को जो आप इस फार्मूले में रखोगे तो निकाल लीजिए इसी फार्मूले में द्रव्यमान। मोलरता बराबर अर्थात मोलरता क्या किस तरीके से निकलेगा, सीधे हम डायरेक्ट द्रव्यमान कितना है इसका, विलय का 4 ग्राम, विलय का अणुभार आणविक द्रव्यमान कितना है 40 हो गया, बटे विलय का द्रव्यमान कितना है 100। इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, जिससे यहाँ पर है इसे 1000 से भाग दे देंगे। तो आर अपना क्या हो जाएगा 4, इसको अगर भाग दे देंगे 4, चलिए 40 नीचे आ जाएगा और 100 इस तरीके से हो जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये बटे में था तो क्या होगा, ये 0 कट गया, 3 0 कट गया, तो ये कट गया, 4 कट गया, अर्थात 1 मोलरता 1 मोल प्रति किलोग्राम मिला है, किलोग्राम। यानी NaOH के 1 मोल 1 किलोग्राम में घुला हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, यानी 1.0 भी कर सकते हो, यानी 1 मोल तुम्हारा NaOH, ऐसे लिख दो नहीं तो उसे 10 कोई समझ लेगा, ज़्यादा बेटर है। 1 मोल प्रति किलोग्राम में है, अर्थात इसकी मोलरता जो है 1 है। समझ गए। तो इस तरीके से ये मोलरता के क्वेश्चन भी छात्रों हल किए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, नॉर्मलता की। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी। और इसे कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है नॉर्मलिटी को। ठीक, तो छात्रों नॉर्मलता क्या होती है, सीधे सीधे फार्मूले की बात करते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, किसी भी विलयन के
1 लीटर में, किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलय के घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ क्या उसका सूत्र हो जाएगा? सीधे सूत्र की ही बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा छात्रों? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाएंगे छात्रों? ये इसका फार्मूला क्या होता है? चलिए हम बात कर लेते हैं। विलय का वही बात, विलय का द्रव्यमान। देखिए कैसे होता है? विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई तुल्यांकों संख्या का निकालनी है। विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, बात वही बोला जाता है। ठीक है, वैसे मोस्टली तुल्यांकी भार बोला, तुल्यांकी भार बटे, अगर विलयन का आयतन ml में हो जाए, तो अगर ml में हो, मान लीजिए हम ये ml में है तो इसे 1000 से भाग दे दिया जाएगा तो ये लीटर में हो जाएगा। अब इसको फार्मूले में डिराइव कर लीजिए। किस तरीके से फार्मूला बन जाएगा? विलय का द्रव्यमान अगर हम स्मॉल w मान लें, विलय का द्रव्यमान स्मॉल w, विलय का तुल्यांकी भार कैपिटल E से इंडिकेट किया जाता है। विलय का तुल्यांकी भार किससे इंडिकेट किया जाता है? कैपिटल E से, बटे विलय का आयतन अगर इस V ml में है तो बटे 1000 से भाग दे देंगे। और यहाँ नॉर्मलिटी के लिए कैपिटल N ये हो जाएगा। नॉर्मलिटी के लिए जो हमने तुम्हें बताया था, यहाँ भी N लिख सकते हो, नॉर्मलता वही चीज़ है। तो क्या करोगे? यहाँ पर देख लीजिए आराम से, बहुत अच्छे फार्मूलाइज हो जाएगा। N बराबर ये W E नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, बटे ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? E इंटू V। जब आप डिवाइडेड कर लोगे, W को बाहर निकालोगे, तो W बराबर E N V बटे 1000। ये छात्रों सूत्र याद कर लीजिए, आराम से तुम अच्छे से सवाल लगा लोगे, इसमें नहीं रहेगी शायद है। अगर ये सूत्र आप याद कर लीजिए, W बराबर ENV बटे 1000। यहाँ पर W बराबर क्या है? यहाँ पर लिखे देते हैं छात्रों, विलय का जहाँ W बराबर कैसे, क्या आगे बात कर रहे हैं? विलय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। ठीक, E क्या है? विलय का तुल्यांकी भार अब सोच रहे हो तुल्यांकी भार क्या है, वो भी अभी बता देंगे। ये V क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? ml में, लीटर में नहीं होगा। और बाकी सब चीजें तुम्हारी E हो गया। N क्या है तुम्हारी? नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता, ये नॉर्मलता है तुम्हारी। तो इस तरीके से आराम से अब बात आती है कि ये तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो छात्रों इसका सूत्र हम बताते हैं। E बराबर यानी तुल्यांकी भार बराबर विलय का क्या होना चाहिए? अणुभार या आणविक द्रव्यमान, ठीक, या मोलर द्रव्यमान। ठीक, विलय का आणविक, इसे अणुभार भी बोल रहा है, आणविक द्रव्यमान बटे विलय की अम्लता, क्षारकता या संयोजकता। हम सीधे सीधे यहां पर बोल सकते हैं, ऐसे बात कर लीजिए, अम्लता किसकी होती है? क्षार की। अम्लता या क्षारकता
या संयोजकता, इतना याद रखो, संयोजकता। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, पूछ लिया जाए कि Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना है, का तुल्यांकी भार कितना है। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तुल्यांकी भार में, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान अभी हमने जस्ट ऐसे निकाला था, कितना होता है, 106 होता है भाई। 23 दूना 46, 12 इसके हो जाएंगे और 16 3 48। ठीक, तो ये जोड़ लोगे तो ये आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये वाला 106। अब विलेय की अम्लता, ये क्योंकि ये क्षार है, क्षार की होती है अम्लता, अम्ल की होती है क्षारकता, और संयोजकता तो एक कॉमन चीज है, वही उसके परिपेक्ष में भी हो। तो संयोजकता मतलब हो संयोजन की क्षमता, कोई इलेक्ट्रॉन कितने त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, या कितने हाइड्रोजन त्याग रहा है, या कितने OH त्याग रहा है, या OH ले रहा है, इन सब चीज़ों के परिपेक्ष में होता है। ये अम्लों में भी संयोजकता होती है और क्षारों में भी संयोजकता होती है, तो कॉमन परिपेक्ष में हमने लिख दिया है संयोजकता। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये क्षार है, क्षार में 2 सोडियम में लवण के परिपेक्ष में लवण भी है, ये किस्म का ही समझ लीजिए। तो 2 सोडियम त्यागता है या टूटता है तो किसे हो जाता है, 2Na++ CO3 में 2 आयन, इस तरह का टूटता है, अर्थात 2 धनायन हो जाते हैं, 2 ऋणायन। तो इसकी ओवरऑल संयोजकता देखी जाए, अगर क्षार के परिपेक्ष में पूछी तो अम्लता इसकी अगर देखा जाए तो इसकी 2 है, और इसी संयोजकता भी अगर इसी जगह इस कंपाउंड की पूछी जाए तो संयोजकता किसकी, इस पूरे यौगिक की सोडियम के परिपेक्ष में कार्बोनेट की संयोजकता 2 है, तो उसके परिपेक्ष में यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 जब हो जाएगा तो 106/2 भाग दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 53, अर्थात इसका इक्विवेलेंट वेट ये कितना हो गया तुम्हारा, 53 हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 53। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे H2SO4 है, H2SO4 किसकी बात कर लेते हैं, H2SO4 का जो अणुभार होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान जो होता है 98 होता है, और इसकी संयोजकता यानी अम्ल है, अम्ल की क्या होती है, अम्ल की क्षारकता होती है, तो इसकी क्षार के हाइड्रोजन आयनों को 2 हाइड्रोजन आयनों को त्यागता है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, अम्ल की क्षारकता क्या हो जाएगी, 2, या संयोजकता भी इसकी हम कह सकते हैं, संयोजकता भी इसकी 2 ही होती है, संयोजन क्षमता हाइड्रोजन के साथ इसकी 2 ही है। तो जब भाग दे दोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 9 18, अर्थात 49। इसका इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक अम्ल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट हमने निकालना बता दिया है, और आराम से आप यहाँ पर इक्विवेलेंट जब निकाल लोगे तो विलेय का द्रव्यमान जानते ही हो, विलयन का आयतन, इस फार्मूले में आप डाल करके आराम से इस तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। छात्रों, कोई हमें कठिनाई विशेष महसूस नहीं होती कि आपको कोई विशेष कठिनाई होगी अगर इस फार्मूले में आप डाल दोगे और इन सब चीज़ों को जानते होगे। ठीक छात्रों, तो इसका हम कोई सवाल नहीं यहाँ दे रहे हैं, इतना बता दे रहे हैं कि अगर सोल्यूशन का भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सेमी नॉर्मल है या डेसी नॉर्मल है तो सेंटी नॉर्मल है, तो इसका मतलब समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है n/10 नॉर्मलता है उसकी, सेंटी नॉर्मल का मतलब होता है n/100 है नॉर्मलता उसकी। ठीक, और नॉर्मल का मतलब नॉर्मल हो जाता है तो 1 नॉर्मलता है उसकी, अगर वैसे पूछ लिया जाए 1 नॉर्मल है। ठीक, तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है कभी कभी प्रश्न कि विलयन देसी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल है, 1 नॉर्मल है, तो इसका मतलब देसी नॉर्मल का मतलब ये, सेंटी नॉर्मल का मतलब n/100 और 1 नॉर्मल मतलब नॉर्मल है, विलयन की नॉर्मलता 1 है। ठीक, तो ये नॉर्मल, इस तरह के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं छात्रों। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मलता क्या होती है। अब बात कर लेते हैं आगे की चीज़ों को। क्या हम बात करेंगे, मोल प्रभाज क्या होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं मोल प्रभाज। छात्रों चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज, अब ये मोल प्रभाज क्या है, इसे स्मॉल x से भी इंडिकेट किया जाता है। छात्रों ये एक प्रकार का अनुपात है, किसके किसके मध्य हैं, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त कंपोनेंटों के मोलों के योग का एक अनुपात है। अर्थात किसी कंपोनेंट, मान लीजिए अगर विलयन में 2 कंपोनेंट हैं,
यदि विलयन में दो अवयव हैं या दो पदार्थ हैं, पदार्थ A व B हैं, तो हमने बताया कि मोल प्रभाज क्या होता है, रेशियो होता है एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या को उसके संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये रेशियो है विलयन में उपस्थित समस्त मोलों का या विलायक का विलयन में उपस्थित समस्त मोलों का एक अनुपात है। तो समझ लीजिए, अगर हम विलेय पदार्थ के x एक बात कर लेंगे, अर्थात एक कंपोनेंट की मोलों की संख्या बात करेंगे, तो Na बटे Na प्लस Nb, जहाँ Na एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या है, यह क्या है, मोलों की संख्या, इसमें संख्या एक कंपोनेंट की है, और ये विलयन में समस्त मोलों की संख्या हो गई, विलयन में समस्त मोलों की संख्या, समस्त मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या। ठीक छात्रों, तो इस तरीके से आप इसी प्रकार XB के लिए भी आप यही हो सकता है, NB बटे Na प्लस NB, यानी दूसरा कंपोनेंट अगर है तो उसकी भी मोलो प्रभाजों की संख्या हम इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक, तो ये अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मान लीजिए XA देखिए जरा प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो Na प्लस NB प्लस NB बटे Na प्लस NB, तो दोनों को देख लीजिए, जोड़ने के पश्चात क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 1, अगर जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंटों को मोल प्रभाज का योग 1 होगा, और चाहे जितने भी कंपोनेंट हों, अगर हम मान लीजिए काफ़ी कंपोनेंट हैं तो सबको आप जोड़ते चले जाइए। मान लीजिए यहाँ पर बहुत से कंपोनेंटों के मोल प्रभाज क्रम से दिए हुए हैं, पहले के दूसरे के तीसरे का तमाम हो, तो उन सबका भी योग 1 ही होगा, ध्यान रखिए छात्रों। ठीक, तो मोल प्रभाज क्या हो गया, हमने बता दिया, दो पदार्थ अगर एक विलयन में घुले हुए हैं तो मोल प्रभाज होता है उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे उस विलयन में उपस्थित समस्त पदार्थों के मोलों का अनुपात होता है मोल प्रभाज। ठीक छात्रों, तो ये इस तरीके से आप बहुत से प्रश्न आते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में भी आ जाते हैं अक्सर, तो उन्हें आप लगा सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो किसी पदार्थ के। सपोज एक हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ही एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि 10 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो ये प्रश्न हम इधर दे रहे हैं। तो NaOH का मोल प्रभाज कितना होगा, NaOH का या विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज, इसे मोल फ्रैक्शन भी अंग्रेजी में बोलते हैं छात्रों, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अगर हो जाए इस तरीके से तो क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। एक कंपोनेंट की मोलों की संख्या निकाल लीजिए, जैसे x Na की बात करेंगे NaOH के लिए, तो क्या हो जाएगा, n स्मॉल n और किसकी, NaOH की, ये NaOH के मोलों की संख्या निकाल लेंगे बटे समस्त, यानी NaOH प्लस n किसका, जल की, यहाँ जल में घोला गया है तो जल की मोलों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ NaOH की मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या है, इतने ग्राम को, इसका अनुभार कितना होता है, अनुभार कितना होता है NaOH का, 40 होता है, ये मालूम होना चाहिए छात्रों थोड़ा कुछ चीज़ों। अब ये तो इसकी मोलों की संख्या हो गई, तो यही इसकी भी मोलों की यहाँ संख्या हो गई 10 बटे 40।
बटे वाटर के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, वाटर कितना है 180 ग्राम, और इसका अनुभार कितना होता है, इसका अनुभार होता है 18, तो भाग दे दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ जब आप भाग दे दोगे तो वो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 बटे यहाँ 1/4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10, इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसे भाग दे दोगे तो ये ऊपर वाला जब भाग दे दोगे तो हो जाएगा 0.25 बटे, इसे जब भाग दे दोगे तो 10.25 आ जाएगा। ठीक, इसको जब आप जोड़ लोगे तो 10.25 आ जाएगा, और आल जब इसको भाग दे दोगे इससे तो ये क्या हो जाएगा 0.024 के अर्धपथ में आ जाएगा x का मान, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज का मान कितना हो जाएगा, इतना लगभग आ जाएगा। क्योंकि मोलों की संख्या ये 10 मोल आ जा रहा है, इसका 0.25 इससे भाग दे दोगे जब इसको तो 0.024 के अर्धपथ में अप्रॉक्सीमेटली मोल प्रभाज आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर अब जल का मोल प्रभाज बोल दिया जाए तो जल के लिए हम दोबारा इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे जो यहाँ पर हमने बताया। अर्थात अगर हम जल के बारे में निकाल दिया जाए कि यही इसी परिप्रेक्ष्य में कि XNaH2O को निकालिए तो 1 माइनस 0.024 से भाग दे देंगे तो इसी प्रश्न में Na जल का भी निकल जाएगा। तो यहाँ जब आप 4 से भाग कर लोगे, मतलब घटा दोगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 99 अगर इसको दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 976। देखें यहीं पर से 7 10, हाँ लगभग इतना आ जाएगा। ठीक छात्रों, तो ये जल का हो जाएगा। इस तरीके से मोल प्रभाज आसानी से आप निकाल सकते हो किसी भी पदार्थ का। तो अब छात्रों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। हाँ छात्रों, हम बात कर लेते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इसे शॉर्टकट में हो जाता है ppm। इस वर्ड से ही काफी कुछ लग रहा है, पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब छात्र समझ लीजिए, इसमें भी बहुत कुछ हुआ है। यानी कोई भी अवयव, यानी विलेय का, अगर विलेय की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, विलयन के परिप्रेक्ष्य में, विलेय के भाग में, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन के 1 मिलियन के हिस्से में विलेय का कितना हिस्सा है। यानी 1 मिलियन का होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख के बराबर होता है। यानी 10 लाख के हिस्से में विलेय का कितना हिस्सा घुला हुआ है, इसे हम व्यक्त करें 10 लाख के परिप्रेक्ष्य में। अब ये कब व्यक्त किया जाता है छात्रों, ये उस स्थिति में व्यक्त किया जाता है जब किसी भी पदार्थ की सांद्रता या कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इतनी कम होती है कि हम उसे मोलरता में भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर किसी में भी साधारणता व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तब उस कंडीशन में व्यक्त करने के लिए हम मिलियन, पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख के हिस्से में उसका कितना हिस्सा है, इस परिप्रेक्ष्य में निकालते हैं। अर्थात पार्ट पर मिलियन क्या होता है कि किसी भी विलयन के 10 लाख हिस्से में विलेय का कितना हिस्सा है। ठीक, ये भी उसी प्रतिशत तरीके से M2 यानी मास टू मास, यानी इसे मास टू यानी द्रव्यमान टू द्रव्यमान, यानी इस तरीके से ये इस तरीके से भी, दूसरा वॉल्यूम टू वॉल्यूम यानी आयतन टू आयतन, और तीसरा द्रव्यमान टू वॉल्यूम, और चौथा नंबर टू नंबर, या इसे मोल टू मोल भी बोल सकते हो, मोल टू मोल। इन 4 तरीके से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने वहां प्रतिशत सांद्रता में व्यक्त बताया था कि द्रव्यमान टू द्रव्यमान यानी द्रव्यमान में ppm,
आयतन में ppm पार्ट पर मिलियन आयतन के परिप्रेक्ष्य में, या द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान और आयतन का ppm, या नंबर टू नंबर यानी संख्यात्मक रूप में अणुओं की संख्या अगर ज्ञात हो, संख्यात्मक कणों की संख्या ज्ञात है, कणों की संख्या को ppm में व्यक्त करना, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन होता क्या है, देखिए ppm होता क्या है यहां समझ लीजिए। विलेय का मात्रा, इससे मान लीजिए विलेय अगर है, विलेय की मात्रा अगर बहुत कम होती है उस कंडीशन में, विलेय की मात्रा बटे किसकी मात्रा, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। अब इसको ppm में हमको निकालना है, ppm पार्ट पर मिलियन में निकालना है, विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा हो गई। तो मिलियन में कैसे निकालनी, मिलियन पे निकालने के लिए इसको 10 की पावर 6, 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख कितना होता है, 10 की पावर 6 के बराबर होता है। तो 10 की पावर 6 से हम इसे नीचे वाले पार्ट को भाग दे देंगे, 10 की पावर 6 से। भाई हमको जैसे 1 लीटर में निकालना था तो 1000 से भाग दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, ऐसे 10 की पावर 6 से निकालेंगे, अर्थात विलयन की 1 लाख हिस्से में विलेय की कितने ग्राम। तो इसको आप जब सरलीकृत करेंगे तो विलेय की मात्रा गुणे 10,000 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, फिर विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा इस तरीके से, अर्थात 10 लाख में। इसका मतलब हो जाएगा विलयन की मात्रा अगर, अब यही मात्रा इन तीनों पार्ट में हो सकती है, इन तरीके से हो सकती है, जिस तरीके से दिखाए हैं इस तरीके से, इन तीनों में से, चारों तरीकों में से हो सकती है। अगर विलेय की मात्रा द्रव्यमान में दी है और दोनों द्रव्यमान में दिए हुए हैं तो हम द्रव्यमान के परिप्रेक्ष्य में ppm निकलेगा, ठीक, द्रव्यमान के परिप्रेक्ष्य में ppm निकलेगा, दोनों द्रव्यमान में होंगे, ये भी द्रव्यमान में होगा, ये भी द्रव्यमान में होगा, अर्थात ग्राम टू ग्राम होगा, ठीक। ये हो सकता है आप कितने का, अभी हम उदाहरण दे देंगे इसका। जैसे मान लीजिए इसके परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण दे देते हैं, समझ लीजिए, सभी के परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे उदाहरण एक ये दे रहे हैं, समझ लीजिए सबके परिप्रेक्ष्य शॉर्टकट में उदाहरण दे देते हैं इन सभी का ppm निकालने के लिए। अगर कोई पदार्थ दिया जाए कि 10, जैसे लिखा जाए कि 10 ग्राम क्या O2 किसमें मिली हुई है, 10 ग्राम O2 10 लाख ml, नहीं 10 लाख ग्राम में लिखो, ग्राम में, क्यों ग्राम, हम इसके परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान में घुली है, ठीक। 10 ग्राम O2 10 लाख ग्राम जल में घुली हुई है, H2O जल में घुली है, तो कितना ppm हो जाएगा, 10 ग्राम O2 10 लाख यानी एक, ये मतलब है 1 मिलियन, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 ppm, इसका मतलब हो जाएगा 10 ppm इसकी कंसंट्रेशन है O2 की, क्योंकि 10 ग्राम O2 कितने, 10 लाख यानी 1 मिलियन में विलियन भाग में घुली हुई, तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 ppm हो जाएगा। किसके परिप्रेक्ष्य में, वेट टू वेट यानी द्रव्यमान टू द्रव्यमान में। अब जरा हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, ये इसी फार्मूले के तौर पर ये दूसरा उदाहरण दे देते हैं। अगर ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में जानो, यही उदाहरण ले लिया जाए, अगर कह दिया जाए कि 10 ml O2 कितने, 1 मिलियन यानी 10 लाख 3 4 5 10 लाख ml O2 में घुली है। अगर कहा 10 ml O2 10 लाख ml यानी 10 लाख ml मतलब 1 मिलियन में घुली हुई है, तो इसको अगर सूत्र में डाल लोगे तो यहां से भी सूत्र से वैसे ही निकल आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये, अर्थात अगर इसको सूत्र में डालना चाहो तो डाल के देख सकते हो, इसे कैलकुलेट कर लोगे। जैसे ले की मात्रा यहाँ क्या है देख लीजिए, 10 ml 10 ml बटे कितना, 10 लाख है, गुणे 10 की पावर 6,
तो 10 6 6 ये भी है, 6 कट जाएगा, तो क्या होगा 10 ppm, अर्थात वो सभी वही इसके परपेच में है, तो ये भी 10 ppm हो जाएगा, 10 ppm। लेकिन ये ppm किस परपेच में होगा, वॉल्यूम टू वॉल्यूम के परपेच में, समझे छात्रों, ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम के परपेच में होगा। अब बात कर लेते हैं इसके परपेच में, अगर ऐसे कोई पदार्थ आ जाए, मान लीजिए इसी यहीं पर दे दिया जाए, यही लिख दिया जाए 10 ग्राम O2 किसमें 10 लाख ml जल में घुली है, जल में घुली है, तो मतलब 10 लाख ml में बहुत कम क्वांटिटी हुई ना, 10 ग्राम 10 लाख ml में घुली है, तो कम क्वांटिटी को ml ppm में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसके परपेच में यहां पर क्या निकल जाएगा, तो वहीं से फार्मूला का डालोगे तो इसका भी 10 ppm ही निकलेगा। लेकिन ये ppm किस परपेच में होगा, वेट टू वॉल्यूम के परपेच में होगा, क्योंकि ये यहाँ द्रव्यमान था और ये वॉल्यूम हो गया, ये 10 ppm वेट टू वॉल्यूम के परपेच में होगा। अब बात कर लेते हैं नंबर के परपेच में, इसके परपेच में कैसे बात की जाएगी। मान लीजिए कोई कहे कि जैसे 10 O2 अणु, जैसे मान लो यही बोल दिया जाए 10 O2 अणु 10 लाख H2O के अणु में घुले हैं। अगर बोल दिया जाए 10 O2 अणु यानी 10 ऑक्सीजन के अणु 10 लाख H2O के अणु में घुले हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 ppm हो जाएगा। वहीं परपेच में अगर डालोगे 10 और ये 10 के बाद 10 लाख है ना, तो 10 लाख 10 ppm हो जाएगा ये भी। लेकिन ये किस परपेच में रहेगा, नंबर टू नंबर के परपेच में रहेगा, यानी नंबर टू नंबर। तो इस तरीके से 4 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं ppm को। लेकिन पोल्यूशन जो व्यक्त किया जाता है, मोस्टली जो पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट का, उस पोल्यूशन को हम इस मेथड से द्रव्यमान आयतन ppm में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान आयतन वाले ppm में व्यक्त करते हैं। और समुद्र में पाई जाने वाली लवणता या कठोरता या जल में कठोरता को हम मोस्टली इस मेथड यानी द्रव्यमान वाले द्रव्यमान तो द्रव्यमान ppm में व्यक्त करते हैं, समझे छात्रों। तो ppm भी 4 तरीके से व्यक्त किया जाता है। हमने चारों तरीकों को उदाहरण देकर बता दिया कि द्रव्यमान तो द्रव्यमान और आयतन टू आयतन, द्रव्यमान टू आयतन और नंबर के परपेच। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हमने सभी के सैंपल दे दिए। ये फार्मूला होता है ppm बारा विलय की मात्रा विलयन की मात्रा बटे 10 लाख से भाग दे दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाता है तुम्हारा। इस फार्मूले से आराम से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हो छात्रों। तो ये तुम्हारी हो गई पार्ट पर मिलियन ppm कंसंट्रेशन। तो अब क्या बात बची है, 2 चीजें और बची है छात्रों, फॉर्मेलिटी और ग्राम प्रति लीटर। उसको भी संक्षेप में डिस्कशन कर लेते हैं, जान लीजिए होता क्या है छात्रों। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेलिटी की। फॉर्मलता, इसे फॉर्मेलिटी बोलते हैं, फॉर्मेलिटी ये है क्या, फिलहाल ज्यादा महत्वपूर्ण छात्रों है लेकिन जानना जरूरी होता है। ये उन प्रकार के पदार्थों के लिए निकालने के लिए किया जाता है जो पदार्थ मोस्टली आयनिक होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है। वहां पर क्या होता है कि सूत्र द्रव्यमान होता है, एक फार्मूला होता है, निश्चित में एक अर्थ होता नहीं है, जैसे Na2CO3 है। ये जो आयनित हो जाते हैं पदार्थ, ठीक छात्रों, तो उनके लिए हम मोलरता के स्थान पर, ये क्या है, मोलरता के स्थान पर इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, मोलरता। मोलरता के स्थान पर फॉर्मेलिटी का प्रयोग किया जाता है, फार्मलता का प्रयोग किया जाता है मोलरता के स्थान पर। सेम चीजें होती है, बस थोड़ा अंतर कुछ नहीं है, सेम मोलरता का ही फार्मूला सेम वैसे ही होता है, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा अंतर हो जाता है, बस देख लीजिए क्या अंतर हो जाता है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान सूत्र द्रव्यमानों की संख्या यानी विलय के, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलय के सूत्र ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की
संख्या विलय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। फिलहाल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझ लीजिए विलय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान। और ग्राम शुद्ध द्रव्यमान क्या होते हैं, इसका क्या होता है, कैसे निकालोगे? तो विलय ये आयनिक अणुओं के इस प्रकार के अणुओं के पर्पस में यूज किया था। तो इसका वही तरीका है, विलय का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। सेम वही देखिए। अब यहाँ भाग में क्या करोगे, सूत्र द्रव्यमान। वहां पर आणविक द्रव्यमान होता था, यह अणुभार होता था। यहां पर क्या हो जाएगा, विलय का सूत्र द्रव्यमान। क्योंकि ऐसे भागों में सूत्र के पर्पस में लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट आयनिक अवस्था में रहता है, अणु के रूप में नहीं होता। तो विलय का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। तो ये तुम्हारी मोलों की संख्या निकल जाएगी। ये मोल वाला ही फार्मूला है, ठीक। यहाँ पर क्या है, मोल के स्थान पर क्या हो गया, ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या हो गई। बस ये इस प्रकार के यौगिकों के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, फॉर्मेलिटी वाला। फॉर्मेलिटी मतलब फार्मूला से लिया गया है वर्ड, यानी सूत्र द्रव्यमानों से लिया गया है, इसीलिए इसे फॉर्मेलिटी बोलता है, बोलता है फॉर्मेलिटी, ठीक। तो ये और बाकी विलयन का आयतन सेम वही चीज़ है। विलयन का आयतन लीटर में, ये तो वही चीज़ है। तो इस तरीके से आराम से इसको भी निकाल सकते हो छात्रों। तो ये तुम्हारे हो गई फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता। इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। ये मोलरता के समकक्ष ही होता है। ये इन प्रकार के आयनिक यौगिकों के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर अणु वास्तविक नहीं होता है, बल्कि फार्मूले के रूप में ये आयनिक यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए इनमें यूज किया जाता है। अब एक और टर्म बचा है छात्रों, वो टर्म कौन है, ग्राम प्रति लीटर। एक और कंसंट्रेशन का टर्म बचा हुआ छात्रों, वो 8वां टर्म है सांद्रता का। क्या है, ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति कर देते हैं, ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर का ये एक लास्ट पार्ट है। इसे भी हम कह सकते हैं वेट टू ml। क्या है, ये होता है इसी पर्पज में, ग्राम प्रति लीटर इसी पर्पज में होता है, लेकिन ये एक लीटर के पर्पज में होता है कि ना कि परसेंटेज वाले पर्पज में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला ही काफ़ी है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। बस विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इस तरीके से आप आराम से ग्राम प्रति लीटर में किसी भी विलय की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, आराम से अच्छे से निकाला जा सकता है। ये बहुत मेथड फेमस भी है, लेकिन बहुत सिंपल है, इसलिए इसको ज़्यादा इस प्रकार से प्रश्न कोई पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हमने इसको लास्ट में डिस्कशन किया छात्रों। तो ये सब चीज़ें हो गई कि सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। हमने सभी विधियाँ आपको बता दी छात्रों। हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ताप का सांद्रताओं पर प्रभाव, द्रव्यताओं पर प्रभाव। ताप का सांद्रताओं पर प्रभाव। छात्रों अब ये चीज़ एक बता देना चाहता हूं कि किन किन पर बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर ताप का सांद्रताओं पर प्रभाव पड़ रहा है। हमने कई चीज़ें आपके अध्ययन बताई हैं, अभी यहाँ पर सभी को शॉर्टकट में नोट करे दे रहे हैं, और समझ लीजिए कि किन पर ताप का प्रभाव डालता है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिशत वाले परिप्रेक्ष्य में। वाले परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए किसका किसका ताप पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो था वो छात्रों का, इसी में जब बात कर रहे थे तो मास टू मास प्रतिशत वाले में, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत छात्रों क्या होता है, ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव
नहीं। ताप का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि दोनों द्रव्यमान के प्रतिशत में हैं, दोनों बढ़ेंगे तो द्रव्यमान से उससे कोई लेना देना नहीं होता, इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात परसेंटेज वाले इस वाले पार्ट में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी प्रकार की हम बात कर लेते हैं छात्रों, टू वॉल्यूम या वॉल्यूम टू वॉल्यूम वाले में बात कर लेते हैं। इसमें ये इसे कहते हैं आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसका भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दोनों आयतन में ही है, दोनों बढ़ेंगे समान रूप से तो कोई प्रभाव नहीं, यानी ताप का कोई प्रभाव नहीं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ताप का कोई प्रभाव नहीं, ताप का कोई प्रभाव, ताप इसको प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड इसी परिप्रेक्ष्य में आयतन टू वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इस पर क्या होगा, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन तो बढ़ जाएगा, तो आयतन बढ़ जाने के कारण द्रव्यमान तो कोई प्रभाव नहीं होगा, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन आयतन बढ़ जाने की सांद्रता क्या हो जाएगी, प्रतिशत कम हो जाएगा, सांद्रण प्रतिशत कम हो जाएगा, सांद्रण प्रतिशत कम हो जाएगा। कब, ताप वृद्धि पर, कब, ताप वृद्धि, अगर ताप वृद्धि कर दोगे तब ये सांद्रण कम हो जाएगा। ये हो गया उसके परिप्रेक्ष्य में। अब दूसरी परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं मोलरता के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। मोलरता के परिप्रेक्ष्य में, मोलरता क्या होती छात्रों, मोल, विलय के मोल प्रति आयतन लीटर में, आयतन क्या होता है, लीटर में ये होता है, विलय के मोल होते हैं, आयतन लीटर में होता है। तो मोल तो एक नंबर ऑफ संख्या है, वो तो ताप वृद्धि से तो कोई नहीं, आयतन वृद्धि बढ़ जाएगी, अर्थात जब हम आयतन जब बढ़ जाएगा तो मोलरता कम हो जाएगी। ताप वृद्धि से तो क्या होगा, ताप वृद्धि से मोलरता घटती है, इसका मतलब है ताप वृद्धि से, क्योंकि आयतन वृद्धि हो जाएगी तो जब मोलों की संख्या तो घटेगी नहीं तो मोलरता कम हो जाएगी। ताप वृद्धि से मोलरता घटती है, मोलरता क्या है, घटती है, ताप वृद्धि से मोलरता घटती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता पर क्या होगा, नॉर्मलता में भी वही सेम चीज है, क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन, आयतन क्या होता है लीटर में। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, नंबर है, वेट के परिप्रेक्ष्य में तो वो तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन जब आयतन बढ़ाओगे तो विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाने से क्या, नॉर्मलता भी घट जाएगी, यानी ताप वृद्धि से नॉर्मलता क्या होगी, ताप वृद्धि से नॉर्मलता घटती है। किसी विलयन की ताप वृद्धि से नॉर्मलता क्या है, घट जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की, किसकी, मोललता की। मोललता की, मोललता क्या होता है, मोल विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वही जैसे ऊपर लिखे थे, बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो दोनों द्रव्यमान है, इस मोलों की संख्या द्रव्यमान, ताप वृद्धि पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, आयतन होता तो आयतन बढ़ जाती है, तो द्रव्यमान तो कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक, तो अर्थात इसका ताप वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं, ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं, ताप वृद्धि का कोई भी प्रभाव नहीं होगा छात्रों, समझे कि नहीं,
ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा हम एक चीज और यहाँ पर लिख देते हैं, छठा यहाँ पर ही बता देते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज छात्रों यहाँ क्या होता है, ये भी मोलों की संख्या, एक पदार्थ के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण पदार्थ के मोलों की संख्या। जैसे स्मॉल Na बटे Na प्लस NB ये होती है इस तरीके से मोल प्रभाव। तो ये संख्या पर है, इस पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोल अगर बढ़ेंगे, मोलों क्या तो अणु संख्या में कोई परिवर्तन तो होगा आयतन वृद्धि, ताप वृद्धि से, तो इसका भी ताप वृद्धि से कोई प्रभाव नहीं होगा। ताप वृद्धि का, इसके प्रभाव में बात कर रहे हैं, ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव नहीं, ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं, इस पर भी ताप वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीजें हो गई। अब एक चीज है ग्राम प्रति लीटर के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं छात्रों। अब बात कर लेते हैं फार्मूला की। फार्मूला क्या होती है, वही मोलों की संख्या मोल प्रति लीटर वाला ही फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। तो ये भी क्या हो, जब आयतन की बात आ गई तो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों संख्या तो मोलों की संख्या के समकक्ष होती है। तो क्या है कि ताप वृद्धि पर ये क्या होगा, घटेगा। ताप वृद्धि पर घटेगा, ताप वृद्धि पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। नेक्स्ट बात है आयतन के परिप्रेक्ष्य में क्या बात कर रहे थे हम, ग्राम प्रति लीटर के परिप्रेक्ष्य में। ग्राम प्रति लीटर ये भी एक कंसंट्रेशन होता है। तो ग्राम प्रति लीटर वाले में भी, क्योंकि सांद्रता व्यक्त करने के लिए लीटर में है, तो ये भी ताप वृद्धि पर इस प्रकार की सांद्रता भी घटेगी, अर्थात ताप वृद्धि पर इस प्रकार की सांद्रता भी वृद्धि पर घटेगी। इस प्रकार की सांद्रता यानी ताप वृद्धि पर, इस पर ग्राम प्रति लीटर वाली भी सांद्रता ताप वृद्धि पर घटेगी। तो इस प्रकार छात्रों हमने बता दिया कि ताप का विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं की जो विधियां हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक छात्रों, तो बहुत सी विधियां हैं जिनकी सांद्रताएं ताप वृद्धि पर घट जाती हैं, और कुछ की सांद्रताओं की ताप वृद्धि पर नहीं घटती हैं, उनको भी हमने इसमें समझाया है छात्रों। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन विधियों पर ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। छात्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।